सर 60 नंबर। लिखो चैट में, लिखो जो भी डाउट्स हैं चैट में लिखो, है ना, और एक बार में सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चैट में लिखो इसमें, सो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक तो जैम का भी है और गेट का भी है ना, ये तो जैम का है, वैसे हमने गेट का भी मतलब ऑलरेडी ड्राइव में है तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों को चाहिए ड्राइव में जाके सर्च करो, मिल जाएगा, ये सब ड्राइव में ऑलरेडी है। तो ये गेट का भी है और जैम का भी है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। अच्छा ये तो एक मिनट, दोनों जैम का ही था क्या, गेट का भी था ना? तो एक दो, ये किसका था, ये भी जैम का ही है, दोनों जैम का ही था, गेट का भी था ना। इसमें तो जैम ही है, लग रहा है कॉपी हो गया, दोनों सेम ही, ठीक है। तो ऐसे गेट का भी है ना, ग्रुप में भेजे हुए हैं, पहले वो करा देता हूँ फिर गेट का करा दूँ, अगर होगा डाउट तभी तो पूछोगे, ये चीज़ है। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो भी जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, सो स्टार्ट करते हैं। चलो 3 और 7 से फिर आगे देखते हैं। थ्री में कौन सा पार्ट चाहिए, दोनों पार्ट या सिर्फ कोई एक पार्ट? सर दोनों। ट्राई किए हो कैसे, देख के बस छोड़ दिए कि नहीं होगा? बता रखा यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम इवेलुएट। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि चलो भाई, अब इसी में अगर मैं कंटिन्यू करूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू j, मान लो ये है, तो ये किसका पीएमएफ है ये बताओ। ये पीएमएफ कौन से रैंडम वेरिएबल का है, बता पाओगे? ये कौन से रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ है ये पूछ रहे हैं। सर बाइनोमियल का है। अच्छा, बाइनोमियल का क्या होता है? सर एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स एंड क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स होगा। तो फिट हो जाएगा, चेक करो ठीक से, फिट होगा। बाइनोमियल में क्या पैरामीटर लग रहा है आपको? अगर बाइनोमियल में होगा तो पैरामीटर क्या है ना? सर जे प्लस, सर बाइनोमियल में ठीक से फिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक 1/2 का, एक 1/2 कम पड़ रहा है यहाँ पर। तो फिर बाकी और कोई बताओ भाई जिनको समझ आ रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? नेगेटिव बाइनोमियल। हम्म नेगेटिव बाइनोमियल। हाँ, नेगेटिव बाइनोमियल, राइट, है ना। सो इट इज एक्चुअली नेगेटिव बाइनोमियल। सो अब इसको फिट करो। पहले आपको पीएमएफ सबका, इसलिए बोला पीडीएफ पीएमएफ जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आपको याद रखना पड़ेगा, एंड देन उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, देखो तो अब तो कर पाओगे, देखो अब क्या पैरामीटर होगा ये देख लो, एंड देन हो जाएगा। अभी नहीं होगा, ट्राई करो। देखो मैं जब क्या कहता हूँ, जब भी कोई भी नया क्वेश्चन मिले ना, आप ट्राई करके देखो, ट्राई करोगे तो ज़्यादा चांस है कि हो ही जाएगा ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वहाँ भी आपको ट्राई करना पड़ेगा,
क्योंकि ऐसा थोड़ी आंसर पता होगा या पहले से आपको पता होगा क्या आने वाला है, तो आपको ट्राई करके देखना होगा। तो ट्राई करके देखो अब। तो इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, अगर मैं फर्दर लिखूंगा तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x। अब ये कह रहा है 0 से n, हालांकि जो नेगेटिव बाइनोमियल है उसका सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, मिनिमम वैल्यू क्या है सपोर्ट में? सर आर से स्टार्ट होता है मिनिमम, नंबर ऑफ ट्रायल्स अच्छा, वाला, और फेलियर वाले में तो जीरो। कौन से वाला पीएमएफ है इस पर डिपेंड करेगा, है ना। दो केस है ना नेगेटिव बाइनोमियल में। तो अब मैं आपको चलो थोड़ा सा नेगेटिव बाइनोमियल याद दिलाऊं। तो ठीक है, इसमें एक था कि x इज, जो आप कह रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ये था। तो इसका पीएमएफ क्या है? सो ट्रायल टोटल x है, तो x माइनस वन, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायल, फर्स्ट ज्योमेट्रिक हो गया ना। तो ज्योमेट्रिक एक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का, तो मैं भी आरएथ लिखता हूँ, है ना, आरएथ सक्सेस। तो मतलब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विल बी नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, यही है। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल ट्रायल कितने, नंबर ऑफ ट्रायल इज x, तो x माइनस वन, चूज r माइनस वन, कितने सक्सेस चाहिए आपको r, कितने फेलियर मिलेंगे x माइनस r, और यहाँ x स्टार्ट होगा r, r प्लस वन, r प्लस टू, डॉट डॉट डॉट। दूसरा केस जो है कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस बिफोर rth सक्सेस, है ना। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ negative binomial just like Bernoulli's special case of binomial. So number of failure before first या rth success, r यहाँ कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ भी वैसे ही है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल। तो यहाँ जो सपोर्ट है ना, इस वाले केस में जो सपोर्ट है वो आपने बताया अभी r, r प्लस एंड सो ऑन, और इस वाले केस में r कॉमा p। तो यहाँ इस वाले केस में जो सपोर्ट है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, पीएमएफ क्या होगा? सो यहाँ पे जो आपका पीएमएफ है कि नंबर ऑफ फेलियर, तो एक्स फेलियर है, टोटल कितने, आर सक्सेस आने तक। तो ट्रायल तो होता है नंबर ऑफ सक्सेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर, तो ट्रायल यहाँ हो गया एक्स प्लस आर, क्योंकि यहाँ एक्स है नंबर ऑफ फेलियर, आर है सक्सेस, तो माइनस वन, आपको आर माइनस वन सक्सेस आएगा इतने ट्रायल में। सो पी की पावर आर यहाँ भी होगी, लेकिन एक्स यहाँ फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू की पावर एक्स होगी, एंड एक्स विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 4। अब आपको पहचानना है कि ये वाला पीएमएफ है कि ये वाला पीएमएफ है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, है ना जी। सो अब बताइए कौन सा वाला पीएमएफ उस क्वेश्चन में है? सर सेकंड वाला है, फेलियर फेलियर वाला। तो सेकंड वाला जो है, तो सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो ऑब्वियसली जीरो से, यहाँ जीरो से एन है, तो वो ऑब्वियस है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। सो मेनली ये जो प्रॉबिलिटी वो ऑब्वियस है, जीरो से ही स्टार्ट होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एन, अभी तक यहाँ आ गया। अब आपको पता है अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने का मतलब अप्रोक्सीमेट करने को कह रहा है ना। सो इसमें क्या होता है कि जब एन लार्ज होगा तो क्या करेंगे आप, सो हमें क्या करना होता है, एक्स माइनस ई एक्स अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये कह रहा है ये यूज करो, जो कि नॉर्मल 0 1 कर देना है इसको, ठीक है, फॉर लार्ज एन, यहाँ पे एन लार्ज एन के लिए, फॉर लार्ज एन। अब मैं पूछ रहा हूँ आपके ई एक्स क्या होगा यहाँ पे बताओ। पहले तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करो, अभी हम ए पार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। तो पहले तो ये जो पीएमएफ हमने जिसको लिखा है एक्स बराबर जे, ये डिसाइड करो क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर जे, यहाँ जो हमने जिसका नाम दिया है ये है जे प्लस एन प्लस वन, जे प्लस एन माइनस वन, चूज जे, अच्छा एक मिनट, अपॉन 1/2 की पावर
जे प्लस एन, यही ना। अच्छा यहाँ एक बार ध्यान से देखो, ये जो पीएमएफ मैंने लिखा है इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते थे, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, सो एक्स प्लस आर माइनस में आर माइनस वन घटाएंगे कितना बचेगा एक्स, तो वो वाला इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी की पावर आर क्यू की पावर एक्स, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। सो अब ठीक से कंपेयर करना आना चाहिए आपको, है ना। ये चीज़ ये दोनों इक्वल है और ये भी पीएमएफ है, तो कंडीशनल है, यहाँ ट्रायल काउंट हो रहा है, यहाँ फेलियर काउंट हो रहा है। दिस इज स्टोरी ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, है ना। तो अब आप देख के बताओ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ ये जो x है ना, तो इसको ठीक से फिट करो और बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे। अभी हम a पार्ट सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट सर इज एक्स फॉलो नेगेटिव बाइनोमियल n कॉमा 1/2। n कॉमा 1/2, बाकी लोग एग्री करते हैं जी। सो जो है आपका सो अभी सिर्फ a पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x है नेगेटिव बाइनोमियल, आप इसको देख के बता रहे ना, तो क्या बने, इसको ब्रेक कर सकते हैं, हाफ की पावर j हाफ की पावर n, ऐसा। तो यहाँ हाफ की पावर j हाफ की पावर n, ठीक है। सो n कॉमा, है ना, क्योंकि यहाँ r था, जहाँ पे r है यहाँ पे, वहाँ पे n है आपके पास, जहाँ x है वहाँ j है, यही ना। सो ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आ गया n कॉमा हाफ, ओके। तो बताइए यहाँ से ex कितना होगा और वेरिएंस x कितना होगा इस वाले में। व्हाट इज ex एंड व्हाट सर इज वेरिएंस x? एक्स एन होगा और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 2n होगा। बाकी लोग चेक करो भाई, सही बता रहे हैं ये। तो यहाँ से ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो ex का फॉर्मूला होता है कितना होता है जी, यहाँ r/p, क्योंकि ये वो वाला है, एंड वेरिएंस होता है r/p। यहाँ पे इस वाले केस में, सर r³/p²। हाँ सॉरी एक मिनट, r/p², हाँ थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे जो ex है आपका वो r/p, और यहाँ जो आपका वेरिएंस है r/p², ठीक। वेरिएंस कॉमन है, ओके। तो ये फॉर्मूला सब लोग जानते ही हैं, ठीक। चलिए, तो इस यही लगाया ना, देख लो, ओके है। सो नाउ इसको अप्रोक्सीमेट करो। तो अब आपके क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम चूंकि लिखा है, तो ये कहना यही चाह रहा है कि √2n दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का इंटेंशन है। तो ये लगाओ, बताओ। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सो हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी, अब x में से घटाएंगे n, √2n, तो राइट साइड भी करना होगा, n-n अपॉन √2n। बाहर ऑलरेडी n टेंस टू इन्फिनिटी है, अब n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा z, और ये हो गया 0। अब आप जानते होंगे इसको, क्या आंसर आएगा। सर 1/2। स्टैंडर्ड नॉर्मल सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, आंसर। इसमें कहाँ डाउट है, देखो, तो इसको ट्राई करना है ना ऐसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड भी ऐसे ही है। सपोज n balls are randomly placed in 2n cells, let x denote the number of balls occupying the first cell, so find the probability x is equal to 5। तो कहा क्या दिक्कत है इसमें, बताओ। सब आसान क्वेश्चन है, देखो तो चलो पहले इधर ही सॉल्व करते हैं। तो n बॉल्स हैं, उसको 2n हमने सेल्स में या बॉक्सेस हैं, 2n बॉक्सेस में प्लेस कर रहे हैं। तो ईच बॉल के पास कितने ऑप्शंस हैं, एक बॉल के पास कितने ऑप्शंस हैं, 2n ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है ना। तो फर्स्ट बॉल बॉक्स 1 में जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सर 1/2n। हाँ 1/2n। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इन्होंने बोला है ना x क्या है,
x इज लिखा हुआ ही है तो मैं दोबारा रिपीट क्यों करूँ, है ना। देखो यहाँ x को समझो, x डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट सेल, मतलब फर्स्ट बॉक्स। तो समझो कि बॉल्स ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट सेल इज सक्सेस। तो यहां से आपको समझ आएगा कि x है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, क्योंकि एक बॉल फेंकेंगे, फिर दूसरा बॉल फेंकेंगे, फिर तीसरा बॉल, चौथा बॉल, n बॉल्स। तो इन n ट्रायल्स, और ट्रायल यहां पे क्या है, ट्रायल है बॉल को थ्रो करना। अब मुझे बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। कोई बता सकता है, एनीवन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, नंबर ऑफ सर सक्सेस इन। बायनोमियल n कॉमा 1/2n। सर हाइपरसिमेट्रिक होगा। क्यों, n balls are randomly placed into 2n cells ना, तो ये विथ रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, अच्छा वो भी देखना पड़ेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा है कि लेट x डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट सेल, तो या तो पहले सेल में जाएगी या दूसरे में या तीसरे में या nth में। तो हाइपोजेमेट्रिक क्यों होगा, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, बाइनोमियल ही होगा ना। बाइनोमियल n बॉल्स हैं और ईच बॉल को फर्स्ट सेल में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2n है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज p इज 1/2n, ठीक है। सो यहाँ p जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो ये है, हो गया। पूछा क्या है अब बताओ। तो n जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, n बहुत लार्ज होगा और p बहुत स्मॉल होगा। तो अब क्या करते हैं, जब n बहुत लार्ज है, मतलब बाइनोमियल में n लार्ज है p स्मॉल है, सो कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना सुटेबल रहता है, विच सर अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल कब यूज करते हैं, पॉइजन कब यूज करते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, कब किसको यूज करना सही रहता है। सर पॉइजन में जब पी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तब यूज करता है, और जब जीरो के मतलब जीरो के बगल में नहीं रहता है तब वो नॉर्मल यूज यूज करता होता है। है। तो नॉर्मल जनरली तब यूज होता है जब p बहुत एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, p बहुत 1 के क्लोज नहीं है या 0 के क्लोज नहीं, मतलब हाफ के आसपास है, सो वी यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। n दोनों में लार्ज है, बाइनोमियल np की बात कर रहा हूँ, तो np में दोनों में n लार्ज है। अब p या तो बहुत एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब p इज वेरी स्मॉल, n इज वेरी लार्ज, तो इन दैट केस वी यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पॉइजन अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, तो है ना। तो फॉर लार्ज n यहाँ होगा फॉर लार्ज n x विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज पॉइसन np, np कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया। अब ये लार्ज n है तो ये यूज कर लिया लिमिट हमने, सीधा सीधा मुझे निकालना है अब प्रोबेबिलिटी x बराबर 5, तो निकालो x बराबर 5, e की पावर -1/2, 1/2 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। चेक करो भाई, तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन का, फॉर लार्ज n ये हो रहा है, दैट इज द आंसर। सो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, इनका डाउट था। थर्ड के बाद 7 में क्या है, सो तो ये कह रहा है आपसे कि x1 x2 डॉट 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 बी IID रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन PDF, ठीक है। तो आपको ये PDF दे रखा है, सो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि सो यहाँ x-1 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो एक्सपोनेंशियल 1/2 होगी, मतलब x-1 को अगर मैं y नाम दे दूँ, इफ़ यू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, तो x-1 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2, दैट इज ऑल्सो काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक, ये है। अब आपसे क्या बोला है, तो yn एक नया टर्म डिफाइन किया 1/n था ना, ऐसा yi बोल दो इसको, चाहो तो कुछ और नाम दे सकते हो इसको, x-y लिया मैंने, कुछ अभी u v मान लो, v मान लिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए। तो पूछ क्या रहा है कि yn माइनस के मोर देन, तो ये किसका डेफिनेशन है, ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ये क्या प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस सर। है ना, ये डेफिनेशन है। कन्वर्जेंस सो प्रॉपर्टी। दिस इज डेफिनेशन दैट yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k। अच्छा, इसका नाम अगर मैंने v रख दिया, मान लो vi मैं नाम रख देता हूँ xi-1 का, ठीक है, तो vi हमने रीनेम किया,
तो यहाँ से वाई एन एक्चुअली क्या है, सो वाई एन इफ यू सी 1/n समेसन वी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर, जो यहाँ पे है वो, है एक्सपेक्टेशन ना, ऑफ बी स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ वी स्क्वायर, और ये कह रहा है वाई एन कन्वर्जेस टू पी, और लिमिट हमेशा यूनिक होती है, चाहे रैंडम वेरिएबल की हो, चाहे सीक्वेंस की हो, चाहे फंक्शन की हो, लिमिट इज यूनिक। तो ये जो ई वी स्क्वायर है ये के इक्वल होगी, तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेशन ऑफ वी स्क्वायर, और वी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल हाफ, तो वी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सपोनेंशियल हाफ है तो मुझे बताओ ई वी स्क्वायर क्या होगा, या काई स्क्वायर 2 है तो क्या होगा, दैट इज आंसर। बताओ जी। एट। 8, बाकी लोग चेक कर लो, तो कुछ डाउट है तो बताओ। तो ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, दिस इज ड्यू टू थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना, एक थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये थ्योरम है, उस थ्योरम से ये आया, एंड देन दोनों लिमिट इक्वल है तो यूनिक होती है लिमिट, तो लिमिट ये है, सो के इज दिस, एंड देन वी का डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकाल दिया। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो है 7th के बाद 16, 13 एंड 16, एक तो 3 तुम्हारा भी तो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखते हो, 3 तो हो गया ना, 13 16, 13 देखिए जी। अब ये आपको कह रहा है कि x and be a sequence of IID random variable having कॉमन PDF, आपको ये PDF दे रखा है, ये कौन सा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जी, गामा होगा, गामा विथ व्हाट पैरामीटर्स, 2,1 होगा। 2,1, ठीक है, सो 2,1 हो गया। अब समझिए x बार हमें पता है, अब बोल रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपको पता ही है कि ये जो x बार माइनस ई ऑफ x बार अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x बार, है ना, ये क्या होता है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, है ना, जो कि नॉर्मल 0 1 है, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, x बार जो है अल्टीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब x बार जो है x बार माइनस ई एक्स बार अपॉन दिस विल गो टू नॉर्मल, चूंकि यहाँ इक्वलिटी यूज किया है तो क्या बोलते हैं ना एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल काइंड ऑफ, है ना। सो तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही आना है, कैसे, अगर मैं इसमें घटाऊं, यहाँ से बताओ ई एक्स कितना है, x गामा 2 1 है, तो ई एक्स कितना है जी, और वेरिएंस x कितना है, व्हाट इज ई एक्स, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ, टू होगा दोनों। सो ई एक्स मतलब म्यू बोलते हैं, म्यू इज 2 एंड सिग्मा स्क्वायर विच इज वेरिएंस x विच इज ऑल्सो 2, ओके। तो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, क्योंकि वेरिएंस x बार होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, रूट लेंगे, सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, यही है, तो यहाँ लगा लो। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो जो इसने पूछा है आपसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार इज इक्वल टू 2, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 2 अपॉन रूट अंडर, अच्छा x बार है ना, तो यही है, एनीवे कुछ भी होना है तो बाद में तो वही आने हैं, तो होगा क्या, अच्छा वो तो 0 ही हो जाना, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, सिग्मा बाई रूट n, सिग्मा कितना था, रूट 2 ना, सो रूट 2 बाई रूट n इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई रूट 2 बाई रूट n, क्योंकि सिग्मा रूट 2 बाई रूट n है ना आपका, म्यू ये है, सिग्मा स्क्वायर था, मैं ये लगा रहा हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा लिमिट लगाएंगे तो जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन जाएगी, चलो लिमिट मतलब है ना, लिमिट पहले यूज़ कर लेते हैं, सो लिमिट लगाने के बाद z है वो इक्वल है 0 के, अब बताओ z क्या है, यूनिफॉर्म नॉर्मल 0 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 0। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, या किसी भी काउंटेबल सेट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो ये 0 है।
ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है ना कि बाद में x बार असिम्प्टोटिकली नॉर्मल है तो आंसर 0 ही आएगा, बट चूंकि जस्टिफाई करने के लिए मैंने इतना लिखा है। ओके जी, सो नेक्स्ट 13 के बाद 16, तो 16 जो है आपका देखो सर इस क्वेश्चन में हम सर ये कर सकते हैं कि 2x डबल एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है। 2x डबल एक्सपोनेंशियल नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो कॉमन निकाल के करना जरूरी है। हाँ जी, ये दो पीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ये ऐसा है एफ एक्स ऑफ एक्स, आप देखोगे 1/2 इन 1/2 x माइनस 4। इसके लिए आपको ढंग से पता हो कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है। मुझे आप बताइए व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है। अगर मैं बोलूँ लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल, सो लेट्स से x है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू कॉमा b, तो इसका पीडीएफ क्या होता है? 1/2b e to the power x minus mu by b। माइनस में मॉड x माइनस म्यू बाई बी, है ना, जहाँ म्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b पॉजिटिव ही होगा। तो ये है मॉड, आप सिर्फ चाहे तो उस पर लगा सकते हैं या पूरे पे भी लगा सकते हैं, ये है। सर हाँ सर ऐसे करने पे तो इसका आंसर आ जा रहा है, बट मतलब मैं चाहती हूँ कि विदाउट को हाफ को कॉमन बिना निकाले बनाने का। तो वो 2x ऐसा नहीं कुछ हो जाता कि 2x डबल एक्सपोनेंशियल फॉलो कर ले। 2x क्यों आएगा, कहाँ से 2x आया? जैसे ये है वीक लॉ ऑफ लार्ज, ये तो x बार है, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है, अभी तो लिखा था मैंने कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, तो आपको ex निकालना है सिंपल इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है ex। अब ex क्या होता है? इंटीग्रेशन x इंटू पीडीएफ ऑफ x dx। अब आप इसको इंटीग्रेशन करो, ये पीडीएफ है, इसको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से काम हो जाएगा। ओके सर, हो जाएगा। तो ये सिंपल, आप जब इंटीग्रेट करोगे तो होगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x इंटू दोनों लिखेंगे तो 1/4 e की पावर माइनस x/4, ऐसे ही प्लस आएगा, या तो एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 1/4 e की पावर माइनस मॉड x माइनस 6 dx, ऐसा है। अब इसको ब्रेक करोगे तो होगा क्या, इसमें ये तो डायरेक्ट कन्वेक्स फंक्शन से सर हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो वही 1/2 कॉमन ले लो तो बचेगा e ऑफ सम काइंड ऑफ x1, एंड फिर यहाँ भी 1/2 कॉमन लोगे तो e ऑफ काइंड ऑफ x2, जहाँ x1 इस पे फिट करो तो x1 जो होगा वो लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल 4,1 आएगा, एंड x2 जो है लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल 6,1 आएगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लिखोगे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, f ऑफ x1 का पीडीएफ लिखूंगा तो ये बनेगा 1/2b e की पावर मॉड x माइनस 4, एंड x2 का पीडीएफ लिखेंगे सो 1/2 e की पावर मॉड x माइनस 6। देखो यहाँ तो 1/4 है तो हाफ हाफ कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है दो पीडीएफ का, तो इस तरह से हाफ यहाँ भी निकला। अब दोनों इसका मीन 4 है, इसका 6 है, सो 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 6, तो यहाँ से 10/2 5 आ गया आपका आंसर, सो आंसर इज 5। देखिए बाकी जिसको जैसे आता है इट्स फाइन, मतलब एक क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द वे। सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे करने पे तो मेरा भी आंसर आ जा रहा है, बट लाइक सर जैसे आपने 7th क्वेश्चन में x माइनस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया था ना एक्सपोनेंशियल, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि 2x का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डबल एक्सपोनेंशियल मान के नहीं हो जाएगा? मानना थोड़ी होता तो है, वो डिराइव करना होता है, वो तो हम मुझे पता है कि वहाँ पे ड्राइव मैंने मेरे दिमाग में मेंटली कैलकुलेशन कर लिया। आप डिराइव करके बताओ ये x का ये पीडीएफ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ y है 2x है, y का पीडीएफ निकाल के बताओ, अब बताओ तो पता चलेगा ना। ऐसे थोड़ी कुछ भी मान लेंगे, वो तो मैं नॉर्मल मान लूंगा, मैं कुछ भी मान लूंगा, फिर तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर एग्जाम में आएगा, तो पता कैसे चलेगा किसका आंसर सही है किसका गलत है? वो तो सब कोई कुछ भी मान लेगा, मान नहीं सकते ना। वो हमें पता है क्या आएगा, जो मैंने लिखा है y बराबर x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ही आएगा, चाहे कोई भी करेगा तभी। हाँ, अज्यूम नहीं किया हमने डिराइव किया है बाई फॉर्मूला, तो यहाँ भी आप डिराइव करोगे तो आप जो कह रहे हो वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सो यू ड्राइव फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों को, क्या होता है एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये है।
तो ये लगाइए आप, तो यहाँ से सॉल्व करोगे फिर से ऐसे ही 2 टर्म का सम आएगा। ओके सर। वो ऐसा तब बोलेंगे जब सर कोई जो आपने हम्म सर जो आपने सेवंथ क्वेश्चन में किया ना वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स है, तो उसका सीधे सीधे थ्योरम है। हाँ जो सेकंड पैरामीटर माइनस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 1 पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली, वो तो ओके सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, या फिर ट्रांसफॉर्म करो हाँ सर। वो दिख जाता है कि x-2 को y रखेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद जो है आपका 16 19 13, तो 19 हुआ, तो 13 16 19, अच्छा 3 ऑर्डर पे उठा लिए, ऐसा है। सो सर ये हो गया, गलती से लिख दिया। अच्छा ठीक है। सो 19 के बाद 24 27, तो तो इसमें सिंपल आपको वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने हैं, बट ये है कि ना हमें बता रखा है कन्वर्ज कर रही, तो आपको पता है ना कि जो CDF है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, दैट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन R, है ना, या वो सपोर्ट पे एटलीस्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अगर आप ऐसे भी देखो भी क्वेश्चन में ही मैं, तो यहाँ पे क्या क्या पता है मुझे कि अब इस PDF को देखो तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ से इस PDF को देख के बताओ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन गामा 3,1। सो ये गामा 3,1 3,1 ना, एक तो ये x बार अल्फा -1 ना, सो 3,1 है। ओके, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी EX की जो कि म्यू है, ये कितना होगा, हमें ज़रूरत जी। पड़ेगी वेरिएंस की जो कि सिग्मा स्क्वायर है, कितना है, दोनों 3 होगा। सो 3 3। तो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है तो x बार है, तो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम x बार -3 अपॉन सिग्मा बाई रूट n, यही ना, √3/n। √3 बाई रूट अंडर n ना, सिग्मा हाँ। बाई n है ना। तो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, है ना, दिस इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये लगाने हैं आपको यहाँ पे, तो ये भी यही कह रहा है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो चलो तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो यहाँ से जो है कि ये जो लिख रखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये x बार है, सो प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू x, तो इसको हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है, तो उसके जैसा बनाना पड़ेगा पहले। सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस, ये मीन है 3, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ √n बाई रूट अंडर 3, दिस इज लेस देन इक्वल टू x -3 बाई रूट अंडर n बाई, ऐसा कुछ, ठीक है, एक मिनट, √3 उल्टा लिख दिया ना, √3/√n होगा। हाँ हाँ हाँ। सो ठीक है यहाँ तक। अब फर्दर जब आप लिखेंगे तो यहाँ इन्होंने केसेस में ब्रेक किए हैं, है ना, तो यहाँ केसेस में ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि ये n इधर आएगा, तो मैं अभी लिखूँ कि जैसे ये ZN बनना है या Z बनना है इसको, अब ये √n यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये तो एक स्टेप में और लिखूँ मैं इसको अगर, तो ये ऐसा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, इसको ZN लिख रहा हूँ, इसका रीनेम किया ZN, और ये लेस देन इक्वल टू है √n टाइम x -3 बाई √3। ओके, यहाँ तक ये है। अब इसकी आपको लिमिट निकालनी है, तो क्वेश्चन का काम हो गया है, अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। सो अब देखो आपको ये सोचना होगा कि जब x लेस देन 3 है तो क्या होगा, और जब x मोर देन 3 है तो क्या होगा, ये x लेस देन 3 पे तो 0 हो जाएगा। तो x लेस देन 3 है मतलब ये हो गया, ये तो बन जाएगा z, ठीक है। तो मैं 2 केस में ऐसे यहीं पे कर देता हूँ पहले। सो पहला केस है, मान लो ऐसा है, इफ़ ये जो या ऐसे लिख दूँ इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, अगर x को मैं लेस देन 3 लूँगा मतलब ये नेगेटिव नंबर,
लेस देन 3 ना, तो नेगेटिव नंबर रहेगा, मान लो 2 ले लिया तो नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव इंटू प्लस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा ऐसा। एंड x मोर देन 3 लेंगे तो z लेस देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये दिस तो ये प्लस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ रहेगा जी। हाँ सर। अब दिक्कत क्या है, x बराबर 3 पे क्या लोगे, ये क्वेश्चन है। तो वैसे तो x बराबर 3 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो हाफ आना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये CDF जो है ना, हमें बता रखा है कि जो x बार की लिमिट है वो ये है, मतलब x बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम रैंडम वेरिएबल। अब वो कॉन्टिन्यूअस पे कन्वर्ज करेगी यहाँ पे, तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस पे ही कन्वर्ज करेगी। अब कॉन्टिन्यूअस का CDF क्या होता है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने, अच्छा CDF ओके कंटिन्यूअस होना हो, एटलीस्ट राइट कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा ना, एवरी CDF इज राइट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इसको अगर राइट क्योंकि CDF ही तो निकाल रहे हैं हम, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, दिस इज अ CDF ऑफ x बार एट x है ना, x बार का CDF निकाल रहे हैं x पे, सो CDF शुड बी राइट कॉन्टिन्यूअस एटलीस्ट, सो राइट कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए। अगर मान लो डिस्क्रीट भी आ जाता है स्टिल, मतलब लिमिट तो कॉन्टिन्यूअस का मे बी समटाइम्स डिस्क्रीट भी आ जाता है, तो डिपेंड करता है क्या है। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ z यूज ज़रूर किया है, बट ये जो CDF आएगा दैट मस्ट बी राइट कॉन्टिन्यूअस, मतलब CDF होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब एटलीस्ट क्राइटेरिया जो है नेसेसरी है वो है कि राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो राइट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको बताओ, 3 पे क्या प्रोबेबिलिटी लोगे, ये वाली या ये वाली, कौन सी लेनी चाहिए? मुझे इस फंक्शन को 3 पे सर राइट 1 कॉन्टिन्यूअस वाली। बनाना है, राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना, क्या लेंगे बताओ? सर नीचे वाला या अभी के लिए इन्फिनिटी मैं वाला। सीधा सीधा इतना ना लिख के मैं Second. यही लिखता हूँ, राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए मोर देन इक्वल टू होना चाहिए ना, तो मतलब ये सेम रहेगा, इतना छोड़ो, राइट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी तत्काल तो मैं यही लिख देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। सो अभी के लिए z लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा, 0 व्हेन x लेस देन 3 और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 3। तो अभी तक तो आपका ये आंसर आया। अब इसको वैसा लिखना पड़ेगा जैसा वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये CDF है ना, मतलब पहले तो CDF होनी चाहिए, ये CDF है कि नहीं, ये कौन से रैंडम वेरिएबल का CDF है, ये जनरेट एट 3। डीजेनरेट एट 3 है ना, तो CDF होना चाहिए पहले तो, तभी तो कन्वर्ज करेगी। आपको पता है ना कि हमें डेफिनेशन पता है ना कि xn कन्वर्जेस टू x इन डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ xn इज x, ये चीज़ है। तो अभी के लिए हाँ, अब इसको ऐसा इसके जैसा बनाओ, मतलब ये जो आंसर आया है यही है, इसको अब इसके जैसा बनाओ, फिर कंपेयर करो कि बीटा क्या होगा, गामा क्या होगा, के क्या होगा, यहीं से बीटा 3 आएगा, हो जाएगा, गामा 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको और आपको के उसके 1/3 जैसा हो जाएगा। बनाना पड़ेगा। तो 0 जैसे ये तो पहले ऐसे ही दिख रहा है, इफ x लेस देन 3, इसको ही मैं रीराइट कर रहा हूँ इसके जैसा बना के, फिर x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो आंसर कितना है यहाँ पे 1 है। तो 1 का मतलब क्या है, k इंटू एक्स, और x तो यहाँ एग्जैक्ट 3 है, 1 है ना ये, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब के हो जाएगा है ना, 1/3 इसी को मैं रीराइट करता और x 0 1 1, तो ये होता है x लेस देन 3, x बराबर 3 1, x मोर देन 3 1, ये है। अब इसी को मैं रीराइट फिर से कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिखा और इसको ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये होगा k इंटू एक्स, तो मतलब k इंटू एक्स का मतलब है 1/3 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। एंड जब x मोर देन 3 है तो क्या होगा, जब x मोर देन 3 होगा तो 1/3 इंटू 3 है ना, तो k तो 1/3 है और इंटू 3 स्टिल, क्योंकि 1 1 है। अब मैं इसको ऐसा इसलिए लिखा हूं ताकि इसके साथ आप मैच कर सको, ठीक है। तो अब मैच करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो यू मैच इट एंड देखो क्या आंसर आएगा। सो यहाँ से आपको समझ आएगा, इसको मैच करो, तो यहाँ बीटा जो है वो यहाँ 3 है, ठीक। सो ये बीटा की जगह 3 है, तो बीटा की वैल्यू 3 आ गई। गामा और बीटा, तो यहाँ 3 3, तो गामा भी 3 है इवन, एंड ये जो गामा है ये तो 3 है ही, तो यहाँ से गामा 3 है। अब k इंटू एक्स था, और x तो यहाँ एग्जैक्टली 3 था, यहाँ तो x एग्जैक्टली 3 है, इसलिए यहाँ x कर सकते हो तुम चाहो तो इसको, क्योंकि x यहाँ 3 है। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट x बिकॉज x इज 3 हेयर, सो 1/3 इंटू एक्स, तो कहने का मतलब k की वैल्यू जो है 1/3 हो गई। तो ये आपको
पैरामीटर्स मिल गया ना। गामा 2 बार लिख दिया है तो एक बार लिखो, हटा दो एक बार। सो इस तरह से है। अब इसको पुट कर लो जो भी चाहिए। तो आपको चाहिए 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 6k। 2 बीटा मतलब 6, 3 गामा मतलब 9, 6k मतलब 3। 2 कितना आएगा? 2 सर। अच्छा 2, 6 के मतलब 2 2। तो यहाँ से आ गया 17। 17 इज द आंसर। चेक करो, डाउट है तो पूछो। सर हम्म सर ये जो एक्स बार है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स बार जो है सर वो कन्वर्ट कर रहे हैं इन प्रोबेबिलिटी टू 3। तो फिर ये जो प्रोबेबिलिटी होगा, अगर कोई भी ऐसा एक्स जो कि 3 से कम होगा तो 0 हो जाएगा, तो बीटा 3 आ गया। ओके, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 3, यस। एक्स बार कन्वर्जेस हमने जो प्रूफ किया, एक्चुअली ये प्रूफ किया एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 3, तो इन प्रोबेबिलिटी भी 3 हो गया, यस। तो फिर सर कोई भी ऐसा एक्स जो कि 3 से कम होगा तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, तो बीटा वहाँ से 3 आ गया। हाँ चल सकता है, यस। अगर आप ये भी प्रूव कर दो तो काम हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ये दिखा दो, है ना, एक्स बार, अच्छा ये दे रखा है ना, ओके, इतना लंबा करने के बजाय, सही कह रहे हैं, उससे भी काम हो जाएगा यहाँ से इजीली। सो लाइक डायरेक्टली अगर मैं ये प्रूव कर दूँ, जैसे ये कह रहे हैं ना, सो इफ़ यू कैन प्रूव कि ये एक्स बार ही तो है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, तो क्या होता है, ई एक्स और ई एक्स 3 है, तो एक लाइन में हो जाएगा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो एक्स Yes. बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू ई एक्स विच इज 3। प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं कि इसका डेफिनेशन यूज करें हम, है ना। यस सर। हाँ, तो क्या कहता है डेफिनेशन? सर अब तो फॉर अगर एन लार्ज होगा तो फिर 3 पे इसको प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा एक्स जो कि 3 से कम होगा तो प्रोबेबिलिटी फिर उसके लिए 0 हो जाएगा, तो बीटा फिर वहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। और फिर अगर 3 से ज़्यादा होगा तो फिर 1 हो जाएगा। 3 से ज़्यादा होगा तो 1 हो जाएगा। किसका 1 हो जाएगा? या लिमिट। सर इसका प्रोबेबिलिटी एक्स बार, अगर हाँ। एक्स 3 है तो फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्ज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी टू 3। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे 3 हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं एक्स बार अगर मोर देन इक्वल टू 3 लेंगे दैट विल बी Yes. 1, एक्स बार लेस देन 3 लेंगे दैट इज 0। यहाँ से ये लिख सकते हैं एंड देन फर्दर इसको आप वैसा लिखेंगे, आई थिंक इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। मतलब कई सारे अप्रोच हो, मैंने है ना, तो उससे भी आ जाएगा अगर उतना कर पाएंगे, इससे भी सही है। बिकॉज इट कन्वर्जेस टू डीजेनरेट 3 ना। Yes. तो एक्स बार मोर देन इक्वल टू 3 है, तो मतलब उसमें 3 तो इंक्लूड हो गया ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एक्स था, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स के टर्म में है, तो लेस देन इक्वल टू एक्स। सो फर्दर इसी को वैसे ही लिखा जाएगा, मतलब बाद में भी यहाँ से भी आएंगे तो फर्दर ऐसे ही लिखा जाएगा ये, ठीक है। Yes, बात sir. वही है। तो मतलब ये प्रोसेस तो कॉमन ही रहेगा, इसके बाद यही चीज़ें कॉमन हो जाएंगे। सो दैट विल बी, क्योंकि ये तो कॉमन ही था तो यहाँ से यही आएगा। हाँ चल जाएगा, ये भी सही है। इससे भी आप कर सकते हैं। लिमिट है ना, प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना। तो x अगर 3 से कम लेंगे तो इंक्लूड होगा ही नहीं, और x अगर 3 या 3 से ज़्यादा लेंगे तो इंक्लूड हो जाएगा x बार, तो हो जाएगा। हाँ चल जाएगा, है ना। तो आफ्टर दिस आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाओ एंड देन प्रोसेस कॉमन है ना। इसके बाद वही स्टेप रहेगा जो है, ठीक है। सही है, सही है। हाँ, तो नेक्स्ट और किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्या है? 24, 19 था ना, 24 हो गया ना, 27। तो ये तो आसान है, ये तो जस्ट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। क्या डाउट है भाई इसमें? अगर मैं y मान लूँ 1/x को, ध्यान से देखो, यहाँ जो सैंपल है f20, पहले तो ये बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन है f20, 40, तो 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? F40 20। वो F40, 20। ठीक है, f40, 20। आपसे अगर पूछा जाए e ऑफ y क्या होगा? 20/20 - 2, मतलब 20/18। तो 20/18 मतलब 10/9। ओके, तो यहाँ से अब ध्यान से देखो, ये जो पूछ रहा है आपसे ये क्या है? 1/n समेसन yi, क्योंकि 1/x का नाम मैंने y रख दिया है। सो दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। क्या होगा? ey, और ey आपका कितना आया?
10/9, दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। एक लाइन का है, उसमें कुछ खास है कहाँ? ठीक है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो यहाँ थ्योरम यूज हो रहा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ये तो हो गया आपका, है ना, जैम वाला। जो लोग है ना ट्राई करके आओ वही डाउट पूछना, ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन देखे डाउट हो गया वैसे नहीं बताता मैं, ठीक है ना, ट्राई करके आओ और जनरली पूछो। तो सो 28 वाला। एक देखते हैं अभी और क्या लिखा है इन्होंने। 23, 29, 28। 23 में क्या है? ये सिंपल है, तो ये भी तो क्या ही है इसमें? सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं है तो फिर है ना, क्यों नहीं है? ये जो है आपका इसमें ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है? जैसे देखिए आपको अभी गिवन क्या है, ये इसका नाम कुछ रख दीजिए आप, है ना, क्या रखना चाहोगे? मान लो फॉर एग्जांपल yn x1 प्लस x2 प्लस xn, n है ना, तो n के चेंज होने से चेंज होगा, n3 रखेंगे तो x1 x2 x3 है, n4 रखेंगे तो x1 x2 x4 है, n5 है तो x1 x2 x5 है, लाइक दिस, तो चेंज तो होगा, है ना। अब ये जो टर्म लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है क्या गिवन है आपको? जो गिवन है अब मैं वो लिखता हूँ, तो हमें गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी yn लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू gx, और gx है क्या? अच्छा y मुझे खुद यहाँ दे रखा है एक रैंडम वेरिएबल, ओके, y का CDF z है ना, तो ये जो g है एक्चुअली क्वेश्चन बता रखा है कि g इज CDF ऑफ y, yn हमने माना है, y क्वेश्चन में गिवन है, तो ये किसका डेफिनेशन है? ये क्या कहना चाह रहा है? it converges in distribution to हाँ, y। yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, राइट। ओके, तो आपको दिक्कत कहाँ है? सर हमको लगा था वो जैसे जनरली सीक्वेंस रहता है ना x1 x2 प्लस x डॉट 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 अप टू xn। हाँ नहीं, तो ये सीक्वेंस ही है, बट डॉट 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 नहीं है, x1 x2 xn है। जैसे मैंने कहा ना y3 लिखेंगे, सो y3 होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 4, y4 लिखेंगे तो सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, है ना, फिर यहाँ होगा x1 प्लस x2 प्लस x4 अपॉन 4, लाइक दिस इट विल चेंज। ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स n चेंज करेंगे वैल्यू चेंज, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है ये, वो डॉट 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 नहीं है यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझसे पूछा है वेरिएंस ऑफ y निकालो, सो n लार्ज है ना, तो जो yn का वेरिएंस है वही y का वेरिएंस होगा, सर सो वेरिएंस ऑफ yn विल बी वेरिएंस ऑफ y फॉर लार्ज n, तो बस निकाल लो, तो हमें y का वेरिएंस है, yn का वेरिएंस निकालो, सो मुझे वेरिएंस ऑफ y चाहिए, सो विल फाइंड वेरिएंस ऑफ yn है x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन 4, ये निकाल लीजिए। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यही दे रखा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकाल लो कितना आता है, तो 1/16 बाहर आ जाएगा, दिस, तो वेरिएंस कितना है, कुछ दिया है, यूनिफॉर्म 0 1 है ईच xi, तो ये तो 1/12। IID है, तो 1/12 3 बार आएगा, यही ना, देख लीजिए, क्योंकि इसका 1/12, इसका 1/12, इसका 1/12, तो ये आ गया, फाइनली आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, यस सर आ जाएगा है ना, तो इससे आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना। वेरिएंस आंसर है ऐसा कुछ 1/64 आएगा, 1/64 नहीं 1/64। 64 आएगा, ठीक है, देख लो जी। यस सर। हाँ ओके ओके ठीक, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट जो है 28 29 है ना, तो इसको 2 पार्ट में इंपोर्ट करना पड़ेगा ना।
ये तो स्लट्स की लेमा है। हाँ यस यस, स्लट्सकी से हो जाएगा ना। तो एक थ्योरम है स्लट्स की लेमा, आपने पढ़ा होगा लिमिट थ्योरम में, तो वो लगाना है एक्चुअली। सो इसमें क्या है कि इफ़ यू रीराइट दिस 1/n समेसन xi अपॉन, कितना एक्स्ट्रा किया मैंने, सो यहाँ तो ऑलरेडी इसको अभी रहने दो, है ना, और 1/n समेसन xi की पावर 4, है ना। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना है मुझे, तो ऊपर लगाएंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअली। ओके गॉट इट। सो इसको हम करेंगे, इसको मैं x बार लिख सकता हूँ अब। सो दिस इज काइंड ऑफ x बार माइनस 0 अपॉन रूट अंडर 3n, एंड डिनोमिनेटर है 1/n समेसन xi की पावर 4। ठीक है, तो इसी क्वांटिटी को हमने अब ऐसा लिख दिया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, रेशियो है दोनों का। सो अभी पहले सेपरेटली इसका कन्वर्जेंस चेक करो, बाद में हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे ईच xi जो है म्यू जो होगा दैट इज द ex, तो 0 आएगा। वेरिएंस x दैट इज सिग्मा स्क्वायर, यूनिफॉर्म -1 to 1 है, कितना होगा 1/3। b माइनस ए होल स्क्वायर मतलब 4/12, तो है ना, तो 1/3। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, तो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा होगा 1/√3, तो सिग्मा बाई रूट n, सो 1/√3n। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, सो ये हो गया। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z वेयर z इज नॉर्मल 0 1। ये तो हो गया न्यूमरेटर वाले के लिए। डिनोमिनेटर के लिए लगाना है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि ये जो क्वांटिटी है एंड ये जो 1/n समेसन xi की पावर 4, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू या इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ x to the power 4 अब x है यूनिफॉर्म -1 to 1, तो x की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन निकालिए। 1/5। 1/5 ओके। सो ये आपका आ गया 1/5। यू नो xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू कांस्टेंट। तो यहाँ से ये भी आ गया कि 1/n समेसन xi की पावर 4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन 1/5। नाउ यू रिमेंबर स्लट्सकी लेमा। सो न्यूमरेटर कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, डिनोमिनेटर कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1/5। तो दिस टोटल क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z अपॉन 1/5 विच इज 5z, और z तो नॉर्मल 0 1 है, तो 5z क्या होगा नॉर्मल 0 25, तो ये 5z जो है 5z इज नॉर्मल 0 25। तो फाइनल आंसर है नॉर्मल 0 25। अब इसमें से डाउट है पूछो, कलर विजिबल है नहीं सर विजिबल? वहाँ x बार माइनस 0 1/√3n होगा, अच्छा एक वहाँ जो ऊपर है न्यूमरेटर में x बार माइनस 0 1/√3n। हाँ तो वही 1/√3 रूट n के साथ कंबाइन हो गया। इसे मतलब वो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब न्यूमरेटर का जो वन डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में जो है 1/√3n होगा। ओ x अच्छा बार अच्छा, माइनस एक 0 मिनट एक बाई मिनट, मैंने लिखने में थोड़ा 1/√3n। गलती किया क्या? 1 मिनट, यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर में था, अच्छा मैंने लिखने में गलती, एक रुको रुको। सो इसमें आंसर सही है, मतलब वहाँ बस लिखने में गलती की है। लिखने में गलती हुआ ना, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। हाँ यहाँ तो 1 अपॉन है ना, तो ये एक्चुअली मैंने वहाँ गलती किया, मैं समझ गया। सो इट इज़ एक्चुअली मैं लिखने में गलती किया हूँ, क्योंकि ये जो है ना तो यहाँ होता, मतलब यूज़ मैंने कर लिया इनडायरेक्टली, बट यहाँ लिखने में प्रेजेंटेशन गलत है यहाँ पे, है ना। सो ये गलती हुआ है। सो अपॉन 1/√3n यूज़ हमने देखो यूज़ मैंने यही किया है, बस वहाँ लिखने में गलती किया मैंने, क्योंकि ये तो साथ में था ना, प्रोडक्ट में था, तो प्रोडक्ट था तो उसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1 अपॉन होगा ना। ठीक है, अब सो दिस क्वांटिटी वाज कन्वर्जिंग टू z एंड दिस, ओके ओके हाँ। सो फाइनल आंसर है 5z इज नॉर्मल 0 20 ना, 5z इज नॉर्मल 0 25। स्लट्सकी लेमा आप चेक कर लो बुक में, तो
सो नेक्स्ट है, और कुछ है? 19 10 सर 29 हम्म सर 29 सर 29 भी था, अच्छा। तो 29, ओके। क्वेश्चन तो इतना ही है ना, ठीक। देखिए जी, ये 29 है, तो इसमें जो हमें चेक करना है, एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट, तो मुझे गिवन है कि एक्स एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल एन कॉमा पी एन विथ पी एन 0 to 1 के बीच है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाइज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि डज इट इम्प्लाई एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, डज इट इम्प्लाई एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, डज इट इम्प्लाई। तो हमें ये चेक करना है यस और नो, है ना। कई बार आता है इफ दिस देन क्या होगा, यहाँ देन नहीं पूछ रहा है, ये इफ पूछ रहा है कि कौन सा इसको इम्प्लाई करेगी। सो एक्स एन कन्वर्जेस क्या ये इम्प्लाई करेगी, सो ये हमें चेक करना है। ओके, तो इसमें क्या है, तो डिफरेंट पी एन के लिए काम करना है, राइट। जैसे अगर मैं एक्स एन ले लेता हूँ बाइनोमियल एन कॉमा 1/n फॉर एग्जाम्पल, तो पी एन यहाँ मैंने 1/n लिया, है ना। तो कोई बता पाएगा ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? लगाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन लगा दो, कहाँ कन्वर्ज करेगी? एक्स एन माइनस म्यू, है ना, 1 अपॉन अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये उस पर चला जाएगा ना, अप्रोक्सीमेशन तो पॉइजन पर चला जाएगा, है ना। यस सर और वैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएं तो उसमें क्या होगा? n इन्फिनिटी है तो p 0 की तरफ जा रही है ना, तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो कह रहा है कि अगर लिमिट पी एन 0 है, मतलब क्वेश्चन ये है क्या ये इम्प्लाई, मैंने अभी पी एन को ले लिया 1/n समझने के लिए, सो क्या ये गारंटी देगा कि एक्स एन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन 0, यस और नो, क्वेश्चन ये है। ऐसा होगा? नहीं होगा, चेक करो। एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? या तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओगे तो एक्स बार माइनस या एक्स एन, अगर मैं वैसे लगाऊं, एक तो अप्रोक्सीमेशन में ये पॉइजन 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ कहने का मतलब है डीजेनरेट 0 पे जा रहा है, डीजेनरेट 0 पे तो नहीं जाएगा। और अगर वैसे आप जैसे लगाते हैं हम लोग, क्या कहें, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो मीन है 1/1 और अपॉन वेरिएंस कितना है, रूट अंडर एन पी क्यू ना, ये ना, तो ये रूट हो जाएगा। दिस कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, तो वैसे तो जेड हो जाता, नॉर्मल 0 1 लेकिन इसको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, ये n टेंस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी? ये तो 1 हो जाएगा वो वाला, मतलब 0 पे तो नहीं जाएगी ना, वैसे 1 हो जाएगा अगर वैसे करेंगे तो, 0 पे तो नहीं जाएगी। अप्रोक्सीमेशन करे वैसे, अगर ये काम करो इसका वो लोग क्या बोलते हैं mgf लिखो और mgf में लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आता है इसका, पहले mgf लिखो और mgf में n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या आएगी, तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा कन्वर्जेंस। हमें चेक करना है, 0 पे तो नहीं जाएगी तो श्योर है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर इसका मैं mgf लिखूं xn का, तो क्या होता है जी, q प्लस p e की पावर t इस पूरे की पावर n, तो क्या मुझे कोई ये बता पाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m x n t कितना आएगा, ये निकाल पाओगे? तो इसको वो कर लो, 1/n वाला बाहर कर लो, कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/n टाइम समथिंग आएगा ना। अरे ये फॉर्मूला पढ़े हो ना तुम लोग, फिर e टू हाँ एग्जैक्टली वही, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस सम कांस्टेंट अपॉन n रेज टू पावर n, क्या होता है, ये होता ना, यस तो यही लगाओ ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी q
प्लस पी ई की पावर टी होल पावर एन, इसको इस पे फिट करो तो 1 प्लस, अब बचा क्या 1/n। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा है, ई की पावर टी -1 बचा है, इस पूरे की पावर n। अब बताओ इस फॉर्मूले का यूज करके बताओ क्या आंसर आएगा। सर e रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंशियल t -1 और ये किसका mgf है, पॉइजन 1 का। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉइसन 1। तो डीजेनरेट में तो नहीं जा रहा ना, क्वेश्चन ये है। चलो तो ठीक है, यही प्रूव करना चाह रहे थे हम, तो ये सब हटाओ। तो मेरा मेनली ये हो गया कि यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया, तो ये आ गया e की पावर t -1। तो इससे ये प्रूफ हो गया xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉइसन 1। तो डीजेनरेट, तो उसने कहा अगर pn की लिमिट 0 होगी तो xn 0 पे कन्वर्ज करेगी, तो मैंने pn लिया 1/n। pn की लिमिट तो 0 है, बट क्या इसको गारंटी दे रहा है, नो। तो ये पहला हो गया आउट। अब और देखते हैं, चलो इसको चेक करते हैं। e ऑफ xn अगर 0 है तो xn का यहाँ पे कितना है, अच्छा e xn तो यहाँ से हमने जो लिया है वैसे तो 1 आ गया। ऐसा एग्जाम्पल लो जहाँ ई एक्सएन 0 हो जाए, क्या ले सकते हैं। लेट्स से देखो अभी मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश कर, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल क्यों रहा हूँ, मैं इसको डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ ऑप्शन को, फिर प्रूफ पे जा सकते हैं। तो एक्सएन इज बाइनोमियल n, 1/n² ले लेते हैं मान लो। तो इसके अकॉर्डिंग ई एक्स जो आएगी वो 1/n आएगी, जो कि 0 पे जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नहीं n टेंस इन्फिनिटी पे जाएगी ना, फॉर ईच एक्सएन, सॉरी हम यहाँ पे है ना, हम तो यहाँ पे लिमिट, हम अभी सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो ई एक्सएन यहाँ पे 0 होगा है ना, ई ऑफ एक्सएन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 है। अब मेरा क्वेश्चन फिर से ये है कि डज एक्सएन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, क्या यहाँ पे इंप्लाई करेगा, यस और नो, चेक करके बताओ। फिर ये तो वो भी कह सकते हैं कि अगर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन अगर 0 है, दैट मींस एक्सएन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, और 0 कांस्टेंट है तो फिर एक्सएन इन डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज करेगा 0 पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, So जैसे लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन इज इक्वल टू 0, दैट मींस एक्सएन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, और से 0 कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि ई एक्सएन 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये ऐसा कहीं थ्योरम देखा आपने कि ई एक्सएन 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी में 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्रॉस चेक कीजिए, शायद ऐसा कोई थ्योरम नहीं है। सो ये जरूरी नहीं है। अब वेरिएंस के थ्रू देख सकते हैं, वेरिएंस निकालिए, जैसे इसका वेरिएंस निकाल रहे थे हम, इसका तो इसका वेरिएंस कितना आया था 1 माइनस, है ना, इसका वेरिएंस जब यहाँ से निकाल रहे थे तो n इंटू 1 माइनस 1/n 1 आ गया था। इसका वेरिएंस कितना आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, 0 है, 0 आएगा। तो अगर n टेंस टू वेरिएंस 0 हो गया तो किसका वेरिएंस 0 होता है, डीजेनरेट का। डीजेनरेट का। तो ये सही हो सकता है, जैसे एग्जांपल सपोर्ट कर तो मे बी ट्रू। अब इसको हम लोग भी थ्योरेटिकली इसी जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ तो हम लोग भी तो वैसे ही करते थे ना कि एक्सपेक्टेशन निकालते थे, लिमिट डालते थे, वो जो आया और वेरिएंस अगर 0 आ गया तो फिर इन प्रोबेबिलिटी अच्छा हाँ, करेगा वेरिएंस 0। एग्जैक्टली सही है। अब वेरिएंस के साथ है ना, अलोन एक्सपेक्टेशन इज नॉट इनफ। अगर वेरिएंस 0 हो गया, जैसे आप वो कंसिस्टेंट वाला थ्योरम लगा रहे हैं ना, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा है n टेंस टू इन्फिनिटी पे और वेरिएंस ऑफ टी 0 है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, देन टी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो वही यहाँ थीटा की जगह 0 है, ये कहना चाह रहा है ना। यस, और क्योंकि सर ये कांस्टेंट है तो फिर इन डिस्ट्रीब्यूशन फिर हाँ हो जाएगा, इन प्रोबेबिलिटी दिखा देंगे तो इन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। सही है, तो ओके है। तो ये तो इसका मतलब ये सही हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं 1/n नहीं ले सकता ना, हाँ, तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है n/n, इसकी लिमिट है 0, राइट, इनडायरेक्टली, क्योंकि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये था। तो अगर मैं ई एक्सएन निकाल रहा हूँ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है इन जनरल जो क्वेश्चन है। सो उसके अकॉर्डिंग दे आर सेइंग कि n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम pn 0 है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे n इन्फिनिटी पे जा रही है और इनटू pn 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है pn जो है ना वो डोमिनेटिंग होगी और वो 0 की तरफ लेके जा रही है ना। यस सर। सो कहीं ना कहीं pn
ऐसा कुछ हो सकता है n की पावर 1 प्लस अल्फा काइंड, जहां अल्फा पॉजिटिव होगा, क्योंकि n होता तो 1 आ जाता, अगर pn 1/n होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो pn का डिनोमिनेटर है वो डोमिनेटिंग है देन n से ज़्यादा पावर की है, तो उसके लिए वो pn की वजह से 0 पे जा रहा है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि pn जो होगा ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो तो 0 पे जाना ही है। सो आई थिंक दैट विल फोर्स इट टू बी देयर। वेरिएंस कितना आएगा, तो ये तो चलो ये गिवन है, यहाँ से वेरिएंस लिखते हैं n pn 1/1 माइनस pn। अब फिर से वही है, ओके देखो अब मैं बात कर रहा हूँ वेरिएंस ऑफ xn की। सो n pn 1 माइनस pn, इसके अकॉर्डिंग वेरिएंस ऑफ xn। अब यहाँ लिमिट लगाओ आप, लिमिट n, देखो पहले हमने यहाँ से एक आइडिया लिया, अब मैं जनरल प्रूफ लिख रहा हूँ सो दैट हम श्योर हो सके कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा होगा। मैं कुछ, हमें तो भी p यहाँ फिक्स किया था 1/n², बट अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैं कोई और भी लूँगा pn जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी तो यह वर्क करेगा, सो दैट मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल से एक आइडिया मिल गया। तो यहाँ से आपको पूछा जाए वेरिएंस ऑफ xn क्या होगा, चूंकि ये 0 है और ये 0 पर तो जाएगा ही, तो काइंड ऑफ 1 माइनस 0, तो ये आ गया 0, तो वेरिएंस 0 हो गई। मतलब चूंकि मुझे ये दिया हुआ है 0, इसको है हमने यूज़ किया है ना, ये हमें 0 दे रखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो इसने फोर्स किया वेरिएंस ऑफ xn को 0 होने पे, और चूंकि वेरिएंस ऑफ xn 0 हो गया तो xn को 0 पे जाना ही पड़ेगा इन डिस्ट्रीब्यूशन। वाई? बिकॉज ओनली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हैज वेरिएंस 0, तो और कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता, तो xn को डीजेनरेट 0 होना पड़ेगा इंटेंसिटी पे। तो ये तो ट्रू है सी वाला, मतलब प्रूफ लिख दिया हमने। चेक कीजिए आगे। और बाकी अगर गलत है डिस्कार्ड करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक प्रूफ लिखा हमने, दिस इज अ प्रूफ कि हमने वेरिएंस xn को 0 दिखा दिया, सो दैट मीन्स xn हैज टू बी डिजेनरेट किस पॉइंट पे, एक्सपेक्टेशन पे, ठीक है। मतलब वही जो आप कह रहे थे ना, xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0 एंड देन xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, ये प्रूफ हो गया। अब एक ऐसा एग्जांपल लो जहां पे ये गलत हो जाए, बोल रहा है सुप ऑफ वेरिएंस ऑफ xn फाइनाइट हो, तो जैसे यहीं पे ले लो, यही एग्जांपल वर्क कर जाएगा। इसका वेरिएंस कितना था 1 माइनस 1/n, जो कि 1 है, वो फाइनाइट है, तो ये आउट हो गया बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल जो है काउंटर एग्जांपल है, ऑप्शन ए इससे गलत हो गया, ऑप्शन डी भी इससे गलत हो गया। अब आते हैं बी पे। बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी xn बराबर k 0 होगा, चाहे k कुछ भी ले लो। तो चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। सो ठीक है ना, यहाँ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर वाला थ्योरम यूज हुआ है, जिन लोगों को याद है कि हम कैसे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दिखाते हैं, वो थ्योरम यहाँ यूज हुआ है। exn थीटा की जगह यहाँ 0 था, तो xn कन्वर्ज कर गया, t की जगह xn है, जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का थ्योरम है। एंड अभी हम सी को बी ऑप्शन को गलत दिखाना है मुझे, या सही दिखाना, सही होगा तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो पहले हम कोशिश करते हैं गलत दिखाने की। तो यहाँ अगर इसी एग्जाम्पल के साथ में आगे बढ़ूँ कि xn इज बाइनोमियल n, 1/n, सो प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू k, सो ये होगा n चूज k p, जो कि है 1/n, इसकी पावर k 1 माइनस 1/n की पावर k, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1 ले लूँ मैं, तो यहाँ n हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का अल्टीमेटली जो पावर है ना, यहाँ अगर आप देखोगे n चूज k एंड n माइनस 1 की पावर n माइनस k, एंड डिनोमिनेटर है n की पावर n, इज इट? यस। अब यहाँ मजे की बात क्या है, यहाँ पावर n माइनस 1 है, एक मिनट यहाँ लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ ना, n माइनस k है, ठीक है। अब जैसे n चूज k में क्या होता है, जैसे आपको मैं याद दिलाऊं, nc1 होता है n, nc2 होता है n इंटू n माइनस 1/2, nc3 होगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2/3 फैक्टोरियल। तो यहाँ बस आप ये देखो डिग्री क्या है, nc1 में n की डिग्री 1 है, nc2 में n की डिग्री 2 है, nc3 में n की डिग्री 3 है, तो nck में डिग्री k होगी, और यहाँ डिग्री n माइनस k है, तो टोटल अल्टीमेटली मैक्सिमम हो सकता है n की पावर n, है ना। जैसे मैं k को 1 रख दूं अभी के लिए, तो ये n हो जाएगा, तो n माइनस 1। अब ये इसकी लिमिट कितनी आएगी, तो ये आई थिंक ये 1 हो जाएगा काइंड ऑफ, है ना, वैसा आ जाएगा।
n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लगाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, बता पाएंगे? चलो k को 1 रख के बता दो, k को 1 रख के क्या आएगा? ये तो कट जाएगा 1 रखने पे, तो ये आएगा, तो 1 आ जाएगी। 1 आएगी, कुछ और आएगी? नहीं आएगा ना, e की पावर -1। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn बराबर 1, ये कितना आएगा? अच्छा, ये तो हमने प्रूफ किया ना, ये तो वो है पॉइजन हुआ गया था ना, तो पॉइजन वाला ही PMF आएगा यहाँ तो। ठीक है, यहाँ तो पॉइजन वाला ही आना है, तो कुछ अलग नहीं आएगा। हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहाँ ये गलत हो जाए, कोई ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लो, ऐसा ले लो, ये ले लो। तो xn बराबर k 0 है फॉर ईच k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कैन वी से कि xn 0 होगा? तो मतलब 0 पे बाइनोमियल है ना, 0 से स्टार्ट है सपोर्ट इसका, तो 0 पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, एंड बाकी पे 0 आएगा। कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढो जहाँ पे ये गलत हो जाए, बताओ भाई। एक बार और क्लास में कराया था ना क्वेश्चन मैंने, जिनको आइडिया है बताओ। व्हाट इज अ काउंटर एग्जांपल? देखो मैंने पहले एक बार कराए हैं, जो लोग रहे होंगे लिमिट थ्योरम का जब PYQ करा रहे थे, तो 25 का है ना, तो 25 का जब पेपर करा रहे थे। देखो ट्रू है तो प्रूफ करना पड़ेगा, फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल निकालना पड़ेगा। तो ऐसा एग्जांपल लो xn का कि ईच नेचुरल नंबर पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद, और डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग होगा काइंड ऑफ, है ना। ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का होता, अगर अगर मान लीजिए वहाँ पे इज इक्वल टू 1 हो जाता तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस हो जाता, लेकिन वहाँ पे 0 है तो ऑलमोस्ट श्योर है नहीं, तो बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा 0 पे। लेकिन ऑलमोस्ट श्योर में लिमिट इनसाइड रहता है, तो यहाँ पे हर नेचुरल नंबर पे 0 है ना। ऑलमोस्ट श्योर का डेफिनेशन में लिमिट प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, सो अच्छा, लेकिन ठीक है, मान लो जैसे xn कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम, मतलब ये कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर के अराउंड प्रोबेबिलिटी 0 है, बट इट इज नॉट सेइंग कि अगर 0 पे कन्वर्ज कर रही होती xn, तो ऐसा होता ना कि xn बराबर 0 के अराउंड प्रोबेबिलिटी 1 आती, यही ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या ये ऐसा कुछ कह रहा है कि xn बराबर 0 जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तब 1 आएगी? क्योंकि इस मतलब ये चीज़ इसको इम्प्लाई कर रहा है क्या? ये तो कह रहा है कि 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, डिफरेंट नंबर से प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो इससे ये कहीं नहीं पता चल रहा है कि 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, क्योंकि ये कब सही होगा? जब ऐसा होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn बराबर 0 इज 1, वो हमने यहाँ प्रूव भी किया है ना। यही इम्प्लाई करेगा कि xn बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब xn इज अ डीजेनरेट फॉर लार्ज n एट 0। तो इससे कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि xn इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सो कैसे कोई एग्जांपल लेके हम दिखा सकते हैं कि अगर हम ये दिखा दे कि लेस देन 1 होगी तो हो जाएगा काम।
इसको काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, देखता हूँ रुको। तो काउंटर एग्जांपल इज जो मैं ढूंढ रहे थे वो ये है, बी ऑप्शन के लिए इफ़ यू टेक एक्स एन एज, हमें ऐसा लेना है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो इफ़ यू टेक एक्स एन एज बाइनोमियल n कॉमा 1/2, तो प्रोबेबिलिटी एक्स एन बराबर k क्या हो जाएगी अब, तो एक्स एन बराबर k लोगे तो ये होगा n चूज k और ये हो जाएगा हाफ की पावर n, मतलब n चूज k अपॉन 2 की पावर n। अब देखो जैसे मैंने अभी बता रहा था आपको, n चूज k में इसकी डिग्री जो होगी n की पावर k होगी, NC1 में 1 है, NC2 में 2 है, तो NCK में डिग्री, तो दिस इज काइंड ऑफ, अगर अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट होगा n की पावर k के, और अपॉन 2 की पावर n, कौन ज़्यादा पावरफुल है इनमें से, मतलब ये कहाँ ले जाएगा, इसको पूछना ये चाह रहा हूँ। n की पावर k अपॉन 2 की पावर n will tend to what as n tends to infinity, इसकी लिमिट क्या आएगी, k कोई नेचुरल नंबर है एनी, तो इससे हो गया। दिस इज अ काउंटर एग्जांपल एक्चुअली, कोई बता पाएगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है ना NCK की वो n हो k होगी, तो वो मैंने पहले ही k ले लिया, रफली अप्रॉक्सीमेट कर दिया n की पावर k as n tends to infinity। What will be limit of this quantity where k is any natural number, मान लो n है फॉर एग्जांपल, n अपॉन 2 की पावर n की लिमिट क्या होगी, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n क्या होगा, n क्यूब अपॉन 2 की पावर n, व्हाट विल द लिमिट, कोई तो बताओ भाई, किसको लिमिट निकालना नहीं आता। जीरो 1/2 में हो जाएगा सर, 1/2 में होगा ना ये, 1/2 मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ इसकी लिमिट क्या होगी, अरे वो सब छोड़ो, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के बताओ आंसर क्या आएगी। अरे सिंपल है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल है। हाँ, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डोमिनेटिंग देन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो ये 0 पे आना है, तो ये काउंटर एग्जांपल है ऑप्शन बी के लिए। इसमें आप देखो हर नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, बट xn विल कन्वर्स टू वेयर, इन्फिनिटी पे जाएगी आई गेस, है ना, एज मतलब इसका CDF निकालो, मतलब 0 पे तो नहीं जाएगी, छोड़ो बाकी जो भी होगा 0 पे तो नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि 0 पे कब जाती, जब इसका मीन 0 होता, वेरिएंस वो होता, अगर नहीं भी है तो मतलब 0 पे तो नहीं जाएगी, ये चेक कर लो। सो दिस इज अ काउंटर एग्जांपल टू ऑप्शन बी। एनीवे टाइम भी खत्म हो रहा है तो बाकी देख लेना, और रह गया किसी का कुछ इस क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज, अब ये सोच लेना, बाइनोमियल n कॉमा हाफ इज द काउंटर एग्जांपल टू ऑप्शन बी। क्या भाई सर 14 वाला एक बार देख लीजिए, हाँ 14 का। तो क्या पहले से ट्राई करके नहीं आया, तो अभी देख के डाउट पता चल रहा है। क्या है बताओ, इसमें क्या डाउट है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ, सिंपल है, या ऑप्शन रख के भी कर सकते हो तुम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ ना, अभी दिख जाएगा, एक लाइन में दिख जाएगा, ट्राई करके लग नहीं रहा तुम आए हो, बस ऐसे ही बस देख देख के पूछ रहे हो, कोई भी रैंडमली पूछ लेते हैं, चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, ट्राई करके आओ फिर पूछो तो समझ आएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो लगाने पर इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m माइनस स्मॉल m माइनस 7 अपॉन रूट 3 और लेस देन इक्वल टू zn लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस 7 अपॉन रूट 3 इज EX इक्वल टू कितना 1 है, आया। EX क्या है, सर EX 7 है बाकी और लोग चेक करो। वेरिएंस
और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 3 आया है। तो इसको लगाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। एक्स बार माइनस 7 अपॉन √3/√10, अगर ये ऐसा है तो, और यहाँ पे होगा स्मॉल m माइनस 7 अपॉन √3/√n, कैपिटल M माइनस 7 अपॉन √3/√n, ये 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? ये तो हो जाएगा z। अब सोचो ऐसा क्या होगा कि 1 आ जाएगा, तुम खुद बताओ। z में प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी? यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे। अब 4 ऑप्शन है, पुट करके देख लो। ऐसे लॉजिकली दिख रहा है कि ये वैल्यू जब स्मॉल m 7 से कम होगी तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ n ऑलरेडी है। और ये कैपिटल M इधर 7 से ज़्यादा होगा तो ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी बन जाएगी और ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी। तो आंसर, अब तुम्हारा आंसर ये है, स्मॉल n 7 से कम है एंड कैपिटल M 7 से ज़्यादा है। कौन सा ऑप्शन है देख लो। बी ऑप्शन डी। तो दिमाग लगाओ, ऐसे पता चल जाएगा। तो ठीक है, √n ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नंबर के साथ √n है तो माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर के साथ √n है तो प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया। और किसी ने 9 10th भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 19 और 10। उन्नीस तो हो गया था उसका। 19 में क्या है भाई? तुम ऐसे देख के पूछ लिए, उसमें कुछ है ही नहीं खास, आसान है। कुछ लोग ऐसा होता है ना, क्लास में आते हैं उनको लगता है अच्छा ये क्वेश्चन भी है, चलो पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। अरे भाई इससे तुम्हारा एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होगा। डाउट तब पूछो जब डाउट सच में हो। सच में कब? मतलब जब ट्राई करके आओ और ना हो, है ना। थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, सोचो, और फिर नहीं होगा तब पूछो तो सीखने को मिलेगा। वह दुनिया में करोड़ों क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डाउट होंगे अगर ट्राई नहीं करोगे तो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन तुमने कितने रट्टा मारे हैं, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हुई है, वो जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है। ये डेफिनेशन देख के किसका डाउट है बताओ भाई, कौन लोग है ये? रेहान, अमित है, बताओ ये किसका डेफिनेशन है? ये क्या किसका डेफिनेशन है? ये तो जेड बार है ना, दिस इज जेड बार। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेफिनेशन पता है ये क्या किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है? ये व्हाट डज इट से? कन्वर्जेशन प्रोबेबिलिटी। ये कह रहा है कि जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है जेड बार प्रोबेबिलिटी टू ई जेड। तो थीटा की वैल्यू ई जेड है। अब जेड यहाँ दिया हुआ है तो ई जेड क्या होगा? ई जेड होगा प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन 1। अब ये निकाल लो अगर निकालना आता है तो, दैट्स ऑल। टेंथ जिसका डाउट था, क्या है 10th में भाई ऐसा इसमें? तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई? ये बीटा फर्स्ट काइंड है ना, कितना 6,4 है ना, अल्फा -1 बीटा -1, ये हो गया। तो ये y यहाँ पे दे रखा है x अपॉन दिस, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? बीटा सेकेंड काइंड 6,4। अब यहाँ u जो है y बार है ना, सो un इज एक्चुअली y बार। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? ये क्या लिखा हुआ है? y बार -2 अपॉन अल्फा बाई √10 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 1। सो ये कहना चाह रहा है अल्फा क्या होगा यहाँ पे? तो हम लोग क्या जानते हैं? सिग्मा बाई √10। तो ये अल्फा को होना पड़ेगा सिग्मा, किसका? सिग्मा, y का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा ये। y क्या था? y वाज बीटा सेकेंड काइंड 6,4। तो बताओ कोई भाई क्या होता है वेरिएंस ऑफ बीटा सेकेंड काइंड 6,4 कितना आएगा? तो ये आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है तो इससे निकाल लो, जो भी वेरिएंस ऑफ y आएगा उसका रूट ले लो। तो ये बीटा सेकेंड काइंड 6,4 है, उसका वेरिएंस सर 3 आएगा वेरिएंस इसका। 3 आएगा, ठीक है। तो √3 आंसर हो गया है ना। ओके, तो आई थिंक ये हो गया। अभी तो मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट 92 डिस्कशन था अभी ना, सो उसको कंटिन्यू करते हैं। सर एक डाउट मुझे था आपको, अच्छा एक बार देख लीजिए। हाँ, तो ये तो जैम का था। ऐसे ही गेट का भी लिमिट थ्योरम मैंने भेजा हुआ है, ट्राई करके आओ। देखो कभी भी कोई भी डाउट डिस्कशन हो सकता है, आपको पहले बताना पड़ेगा ताकि बाकी लोगों को भी टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। जैसे भी प्रार्थना ने बोले थे लिमिट थ्योरम का, तो हमने जैम गेट नेट का भी बना हुआ है टॉपिक वाइज, है ना।
वो आप ट्राई करो मतलब पहले चाहो तो अभी सिलेबस कर लियो, टॉपिक वाइज PYQ कर लो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कर लो, फिर आप ईयर वाइज PYQ करो, ईयर वाइज मॉक टेस्ट करो, बट ये सब एग्जाम से पहले कर लेना। और मेन है जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करते रहना रेगुलरली, तो दिमाग में रहेगा, है ना। एनीवे सर आप वो मेरे कल गेट का सर कल गेट का लिमिट थ्योरम्स का पीवाईक्यूज हाँ उसको करो, डिस्कशन जैम गेट नेट, मैं नेट का ही भेज दूंगा, नेट का भी होगा तो करके आना। तो जैम और गेट का करके आओ, कल उसको कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने नहीं किए हैं अभी जैम गेट नेट है ना, तीनों का लिमिट थ्योरम वाले क्वेश्चंस करके आओ। जैसे ये नेट का है, पूछ रहा है, ये नेट का है, जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये नेट का है। देखो तो इसमें क्या है कि xi विद सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल, तो xi's आर IID विथ EXI 0 है एंड वेरिएंस xi 1 है, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए कह रहा है 1/n समेसन xi स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, 1/n की पावर 3/4 समेसन xi कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। ऑप्शन सी 1/√n समेसन xi कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, एंड ऑप्शन डी है 1/n समेसन xi स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। देखो तो पहला और लास्ट तो एक मिनट, पहला तो सेम ही हो गया, प्रोबेबिलिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ एक में प्रोबेबिलिटी है एक में डिस्ट्रीब्यूशन है सर। नहीं क्वेश्चन तो भैया उसमें सेम ही दिख रहा है मुझे, तो देखने में ऐसे टाइपिंग में गलती किया होगा। सर आंसर दिया है डी, पर डी कैसे हाँ तो होगा? उसमें सर 1 हुआ होगा, क्या पता 1/n समेसन ऑफ xi स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1। हाँ कुछ टाइपिंग एरर होगा इसमें, है ना, तो मेरे को कुछ टाइपिंग एरर, तो दोनों सेम ही वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, तो कुछ तो दिक्कत है। एनीवे सो मतलब अभी मान लो चलो इसको EX कर देते हैं समझने के लिए, चलो डिफरेंस रहेगा, तो कोई बात नहीं। आंसर क्या है उससे मतलब नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है वो जरूरी है। आंसर तो गलत भी दे सकता है ना जहाँ से आप देख रहे हो। सर बी वाला फिर ट्रू होगा या फॉल्स? बी वाला ये तो इसमें लगाओ बी सम, सर। ये ना इसकी बात कर रहे हो ना आप, हाँ तो इसमें देखो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ इसे n की पावर 3/4 है, तो वैसे हम लोग क्या जानते हैं, अगर मैं इसको समेसन xi माइनस 0 अपॉन क्या करते √n, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल 0 1 पे जाता है ना। अच्छा आप अगर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से जाना चाहो तो उससे चले जाओ, वैसे भी z पे चला जाता, देखो अभी ऐसे ही देख लेते हैं, तो ये z पे चले जाता ना। अब यहाँ पे एक्चुअली पावर तो 3/4 है, एक काम करो चलो आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाओ, इससे भी होगा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखते हैं। तो अगर इसमें x बार बना दूँ, मतलब n से डिवाइड n से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया x बार, अभी कितना बन गया n की पावर डिनोमिनेटर में, घटाओगे ना या ऊपर आ जाएगा माइनस ऊपर आई 1/4 n की पावर 1/4 ऊपर रहेगा, है ना। अब आप देखो, आप जानते हो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, जब n की पावर 4 लगाओगे n की पावर 1/4 इंटू x बार कन्वर्जन इन प्रोबेबिलिटी टू इन्फिनिटी इंटू 0, ये क्या होगा, ये तो इनडिटर्मिनेट टर्म हो गया ना। तो वैसे इन जनरल जो होगा, क्योंकि 3/4 है ना तो पावर 1 से कम है, या हम ये जानते हैं जैसे तो 1/n समेसन xi है इन प्रोबेबिलिटी 0। जब आप 3/4 कह रहे हो, 3/4 1 से कम है कि ज़्यादा है, 1 से कम है ना, तो जब 1 है तब 0 पे जा रही है, और अगर मैं 3/4 लिख रहा हूँ यहाँ पे तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 0 पे नहीं जाएगी फिर, है ना। सो क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे 0 इंटू इन्फिनिटी हो जा रही है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो दैट मे और मे नॉट बी 0। या मैं उससे अगर जाता, जैसे मैं शुरू में जा रहा था x बार माइनस 0 अपॉन √n, सो दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। अभी आप देखिए तो x बार है, नहीं x बार नहीं, समेसन xi ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो यहाँ से आपका समेसन xi का मीन 0 है, वेरिएंस n होगा, √n स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यहाँ तक ठीक है। तो अभी अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो
1/n⁴ समेसन xi है। तो इसको मैं अब क्या कह रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको √n से मल्टीप्लाई, √n से डिवाइड, तो ये तो z पे चली जाएगी। और ये कहाँ जाएगी, अब ये देख लो, काम हो जाएगा। सो ये z पे जाएगी ना, और ये कहाँ जाएगी, मतलब ये क्वांटिटी 0 पे जाएगी, इन्फिनिटी पे √10 हो जाएगी। जाएगा, √10 हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, पूछ रहे हैं। फिर ये तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, और 0 इंटू दिस z, तो क्या कह सकते हैं, 0 इंटू z, वैसा बोल सकते हैं। तो एट द एंड 0 पे ही जाएगी, क्योंकि ये 0 टाइम z हो जाएगा, काइंड ऑफ 0, ऐसा। लेकिन इन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में 0 पे होगा तो प्रोबेबिलिटी में भी तो 0 पे लेकिन 0 पे है ना, क्योंकि अगर जाती तो ये भी वर्क करना चाहिए था, तो यहाँ पे तो वर्क करेगी नहीं, तो 0 इंटू इन्फिनिटी है, सो इट विल नॉट नेसेसरली गो टू 0, ये भी है। यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट थ्योरम है, क्योंकि ये तो n का फंक्शन है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में 0 पे करवा भी दे, तो ये कोई गारंटी हो दे नहीं पाएगा कि इन प्रोबेबिलिटी 0 पे जाएगी। अच्छा, वो कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 पे चली जाएगी, है ना। लेकिन ये आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि वैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ठीक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन 0 पे जाएगा, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल लो। ठीक है, ऐसा वो डीजेनरेट होगा। एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालोगे तो कितना आएगा, नहीं अभी इसको बात करते हैं। इसका आप क्या करो, अभी आपका ऑप्शन ये था ना, n⁴ समेसन xi, इसका एक्सपेक्टेशन कितना आ रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, और इसका वेरिएंस कितना आ रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो एक्सपेक्टेशन तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है ना। बाद में लिमिट लगाएंगे, पहले तो एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। वेरिएंस, सो n⁴ का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पावर 6/4, और ये क्या आएगी, वेरिएंस n, ये कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। हाँ सर, तो सही हो गया, इस मतलब उसमें गलत दे रखा है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटेड हो जाएगा। मीन 0 है और वेरिएंस भी 0 आ रही है, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0 अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, जो हमने अभी यूज भी किया था। तो यहाँ गलत होगा, इसमें क्या है ना, जिसने टाइप किया है तो ए और डी सेम ऑप्शन लिख दिए हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, और दूसरा आंसर की बनाने में गलती किया होगा, तो ठीक है। अभी आप किसकी बात करें, ये सही है, दिस इज ट्रू, ठीक है ना। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बी लिखा है ना वो सही है, मतलब ये जो था n हटा दोगे तो ये सही है। अभी कौन सा ऑप्शन डाउट है, अभी भी डाउट है, बताइए। नहीं सर, ये हो गया तो हाँ, मतलब मीन 0 हो गया, वेरिएंस 0 है, तो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी 0। टी का एक्सपेक्टेशन थीटा है, वेरिएंस 0 है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन टी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो वही यूज किया हमने। सर और एक डाउट है, बस पूछ रहा हूँ कि कोई 15 साइज का सैंपल दिया हुआ है पॉइसन थीटा से, तो x1 समेसन ऑफ x2 से x8 तक, और मतलब 3 डायमेंशनल एक स्टैटिस्टिक है, लिखिए x1। क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा ना। हाँ, x1 से लेके x14 तक। हाँ हाँ, ये एक सैंपल साइज है, तो सैंपल है पॉइसन थीटा से। हाँ, तो सर 3 डायमेंशनल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है x1, x2 से शाम तक x8 तक, और सर x9 से x14 तक। ये तो सफिशिएंट होगा। ये सफिशिएंट है, तो सर क्या e⁴x1 बाकी दो है वो सेम रहेगा, वो भी सफिशिएंट होगा क्या? हाँ, 1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। e⁴x 1 फंक्शन है, जैसे मान लो xyz है, इसको आपने मैप किया e⁴x y, z पे,
तो एक फंक्शन है बीच में, ये इसको मैप कर रहा है, दिस इज वन वन फंक्शन, तो ये e की पावर x वन वन फंक्शन x का, तो ये पूरे का वन वन फंक्शन हुआ। पर वो सफिशिएंसी का जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है तो वो हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो e टू द सफिशिएंसी पावर थीटा का नहीं हो जाएगा फिर? क्या, e टू द पावर अरे थीटा के नहीं, लिए तो सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। अगर t सफिशिएंट एस्टिमेटर थीटा का है तो e की पावर t भी थीटा का ही सफिशिएंट एस्टिमेटर है, साइन टी स्क्वायर भी थीटा का ही सफिशिएंट एस्टिमेटर है। एक्चुअली सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस को थीटा से लेना देना ऐसा कुछ है नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट होता है। टी इज सफिशिएंट फॉर एफ थीटा, ये होता है डेफिनेशन एक्चुअली। तो तुम e की पावर t लो तब भी एफ थीटा के लिए होगा, मतलब कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, इसको पर्टिकुलरली Not थीटा for से कोई लेना देना parameter. नहीं है, समझ गया ना। ओके जैसे ओके अनबायस को थीटा से लेना देना है, अनबायस के लिए एक्सप्रेशन थीटा ही आना चाहिए, सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस को थीटा से कोई लेना देना नहीं है। अगर t सफिशिएंट एस्टिमेटर है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो एनी वन वन फंक्शन ऑफ t विल बी सफिशिएंट फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें थीटा का पर्टिकुलरली कोई लेना देना है ही नहीं कंप्लीट सफिशिएंट को, ठीक है, ये चीज है। ओके सर, थैंक यू सर। वो सर डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन होता है। था, हाँ जैसे टी मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर थीटा का और टी उसका एमएलई है, तो 1/थीटा का एमएलई 1/t हो जाएगा ना? लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करे, अगर t जीरो हो गया जिस पॉइंट पर कैसे एग्जिस्ट करेगी, नहीं, हाँ, हाँ, मतलब एग्जिस्ट कर होगा, रहे तो हो जाएगा ना? हाँ होगा। एनी वन वन फंक्शन ऑफ एमएलई इज, मतलब यहाँ पे फिर थीटा का लेना देना है, अगर t एमएलई है थीटा का तो 1/t एमएलई 1/थीटा का होगा, ये है। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है तो हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी बुक में देखो। ठीक है भाई, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे मॉक टेस्ट डिस्कशन में डाउट जो होगा, तो थैंक यू।